आज हमें डिस्कस करना है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इससे पहले जो भी लेक्चर डिस्कस हुए आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हमने एक लेक्चर डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिसपे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और हमने कहा था कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिन पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। एक हमने कहा था कंसंट्रेशन और सेकंड फैक्टर हमने कहा था टेम्परेचर। तो इससे पहले जो दो लेक्चर हमने डिस्कस किए, एक हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये जो दोनों लेक्चर हमने डिस्कस किए ये कंसंट्रेशन का क्या अफेक्ट है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे वो हमने डिस्कस किया। आपको याद होगा हम एक तरफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते थे और दूसरी तरफ हम रेट का ग्राफ ड्रा करते थे। तो ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ये अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन ही हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर का क्या अफेक्ट है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो आपको हेडिंग लगाना है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए याद रखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन नहीं बोल रहे 100% रिएक्शन की बात नहीं कर रहे, लेकिन मोस्टली रिएक्शन का जो रेट होगा वो इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, आप लिख सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। मोस्टली टेम्परेचर के बढ़ाने से हमारी रिएक्शन का रेट भी क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा आप जरा इस चीज को बड़े अच्छे से, बड़े बाखूबी तरीके से जानते हैं। रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन और यहां पावर आप n लिखेंगे। अगर ये n की वैल्यू 0 हुई तो हमारा रेट, हमारा ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर 1 हुई तो ये फर्स्ट ऑर्डर, अगर 2 हुई तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, देखिए यहां से क्या क्या क्लियर हो रहा है, यहां से ये क्लियर हो रहा है, एक चीज तो आपको क्लियर है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। आप जरा खुद सोचिए, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के रेट कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो हमारा रेट कांस्टेंट वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस चीज को आप बड़े अच्छे से समझ पा रहे हैं इस इक्वेशन से। ठीक है, हमको जो यहां डील करना है इस पूरे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पे, हमको क्या करना है, हमको टेम्परेचर का रिलेशन रेट कांस्टेंट के साथ देखना है कि टेम्परेचर का क्या रिलेशन है रेट कांस्टेंट के साथ। हम यहां रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमने यहां पे रेट कांस्टेंट की ही डिस्कशन करनी है। टेम्परेचर की क्या वेरिएशन है रेट कांस्टेंट के साथ, हमको वही डिस्कस करना है यहां अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, तो हम यहां टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट की डिस्कशन करेंगे। तो ये सारा का सारा जो कंसेप्ट था अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये कंसेप्ट एक इक्वेशन से आया और उस इक्वेशन का नाम है अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आपको हेडिंग लगाना है अर्हेनियस इक्वेशन का। ठीक है, तो लगाइए व्हाट इज अर्हेनियस इक्वेशन। अर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये सारा का सारा कंसेप्ट अर्हेनियस इक्वेशन से लिया गया। तो अर्हेनियस इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं आपके सामने। ठीक है, अर्हेनियस इक्वेशन हमें जस्ट बताती है कि टेम्परेचर की क्या डिपेंडेंसी है या टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, या हम बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो आप लिख सकते हैं साइड में कहीं डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट के ऑन टेम्परेचर टी। ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है अर्हेनियस इक्वेशन। अब अर्हेनियस इक्वेशन है क्या, जरा वो देखिए। अर्हेनियस इक्वेशन है कि अर्हेनियस की इक्वेशन थी वो है के ए इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज आवर अर्हेनियस इक्वेशन। ये है हमारी अर्हेनियस इक्वेशन। जरा एक बार गौर से देखिए कि ए इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी।
अब यहां पे अलग अलग टर्म्स का अलग अलग मीनिंग है, उन टर्म्स को हम देखते हैं कि क्या क्या मीनिंग है। के क्या हो सकता है, के को आपने बड़े अच्छे से पढ़ा है बार बार, के हमारा रेट कांस्टेंट है, तो के को आप लिखेंगे के सर हमारा रेट कांस्टेंट है। अब ए देखिए यहां पे ए टर्म का क्या मतलब है, ए को एनसीईआरटी लिखती है कि ए का मतलब है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए को हम बोल सकते हैं ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या इसी को हम बोल सकते हैं ये हमारा एर्हीनियस कांस्टेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या हम इसे एर्हीनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं, या आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सपोनेंशियल से पहले आया है तो इसको हम लिख सकते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ये तीन नाम हो सकते हैं हमारे ए के, एर्हीनियस कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब ई क्या है यहां पे, तो ई है हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, ई को हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ठीक है, ई हमारा एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हुआ। ई ए क्या है, ई ए बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम यहां डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ई है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ई को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज आर, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता होगी, वो है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, ये आपको इसकी वैल्यू तो पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टी, टी हमारा टेम्परेचर है, और टेम्परेचर भी हमने यूनिट्स में किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो ये है हमारा कंप्लीट एर्हीनियस इक्वेशन में अलग अलग टर्म का मीनिंग क्या है। ए भी हमने बताया फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एर्हीनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो ये है हमारी एर्हीनियस इक्वेशन। एर्हीनियस इक्वेशन हमें बता रही है कि कैसे टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, या कैसे रेट कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। ठीक है, एक चीज तो आप बड़े आराम से जान चुके हैं कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो आपका रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, कि इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो मतलब डायरेक्टली डिपेंड करने वाला है। अब इंक्रीज कैसे होगा वो देखिए, इस तरफ टेम्परेचर बढ़ाइए, इस तरफ रेट कांस्टेंट बढ़ाइए। अब होगा वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। कैसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, तो हम ग्राफ कुछ ऐसा ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का एक ग्राफ है। ठीक है, बाद में भी हम बड़े ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये एक जनरल ग्राफ देख लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा रेट कांस्टेंट भी बढ़ रहा है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। दिस इज जस्ट जनरल ग्राफ। आइए हम देखते हैं कि ये एर्हीनियस इक्वेशन आई कहां से। एर्हीनियस इक्वेशन को का जो ये है, मतलब एर्हीनियस इक्वेशन थी, ये कहां से आई, कहां से डिराइव हुई, उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक थ्योरी देखनी है, जिस थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी। और उस कोलिजन थ्योरी के बाद हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। तो शुरू करते हैं, हम कोलिजन थ्योरी क्या है उसको देखते हैं। चलिए, तो हेडिंग लगाइए कोलिजन थ्योरी पे। कोलिजन थ्योरी क्या है हमारी कोलिजन थ्योरी, उसे हम समझेंगे। देखिए, एर्हीनियस इक्वेशन वाले कंसेप्ट में हम तीन लेक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, कोलिजन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी और हम एर्हीनियस इक्वेशन। तो कंप्लीट डिस्कशन होगी यहां पे, आराम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब कोलिजन थ्योरी कहती है कि कोई भी रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन तभी होने वाला है जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास ए के मॉलिक्यूल हैं, ये हमारे पास बी के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में कोलाइड करेंगे तभी हमारी रिएक्शन होगी और हमारे पास AB बनेगा। ठीक है, तभी हमारे पास AB बनेगा जब ये दो आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको हम कोलिजन थ्योरी कहते हैं। अब देखिए, डिटेल में जाते हैं हम यहां पे। देखिए, अब ऐसा नहीं होगा हमेशा कि ए और बी जब भी कोलाइड करेंगे, जब भी ए और बी कोलाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे पास ए बी बन जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होने वाला कि जब भी उन्होंने कोलाइड किया ए बी बन गया।
देखिए एक छोटे से हिस्से में अगर आप उठा के देखेंगे ना, किसी एक बीकर में आप देखेंगे छोटे से हिस्से में, तो मिलियन या मतलब बहुत ज्यादा कोलिजन होती हैं और माइक्रो सेकंड में कोलिजन होती हैं। इतनी ज्यादा फास्ट कोलिजन होती है, माइक्रो सेकंड में कोलिजन होती है। और कोलिजन अगर इतनी फास्ट होगी तो मतलब प्रोडक्ट बड़ा जल्दी बनेगा, मतलब प्रोडक्ट बनने के चांसेस बहुत हैं। अगर प्रोडक्ट बनेगा तो हमें क्या जरूरत है, इतनी फास्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, हमें तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का। इसका मतलब इसके पीछे कुछ और कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि जितनी कोलिजन हो रही है वो सारी की सारी कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। थोड़ा आराम से सोचिए एक बार, मैं आपको कहना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल एक बीकर है हमारे पास और इस बीकर में हम देखते हैं, हम ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि मिलियन ऑफ कोलिजन टेक इन अ माइक्रो सेकंड। मिनिमम टाइम में बड़ी ज्यादा कोलिजन होती है और कोलिजन अगर बहुत ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट बनने के चांसेस मैक्सिमम है। प्रोडक्ट बनने के चांसेस मैक्सिमम है तो रेट भी देख लीजिए ना, माइक्रो सेकंड में हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बहुत फास्ट है। हमें क्या जरूरत है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की ऐसे रिएक्शंस का। इसका मतलब यह है हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि सारी की सारी कोलिजन जो हो रही है वो प्रोडक्ट नहीं बना रही। ठीक है, सारी की सारी कोलिजन जो होती हैं, जो ए और बी की तरह मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, वो सारी की सारी कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाती, वही कोलिजन प्रोडक्ट बनाती हैं जो कि हमारी अफेक्टिव कोलिजन हो। ठीक है, तो आपको लिखना है कोलिजन थ्योरी ने सबसे पहले क्या कहा। कोलिजन थ्योरी ने सबसे पहले कहा कि नॉट ऑल कोलिजन between reactant molecules, not all collision between reactant molecules are effective। ठीक है, सारी कोलिजन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच अफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, देखिए तो सारी की सारी कोलिजन अफेक्टिव नहीं होती। ठीक है, अब अफेक्टिव सेकंड पॉइंट कोलिजन थ्योरी का ये कि फॉर अफेक्टिव कोलिजन को अफेक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा। फॉर अफेक्टिव कोलिजन हमें क्या करना है, देखिए कोई भी कोलिजन अफेक्टिव है तो अफेक्टिव होने के लिए कोलिजन को कुछ बैरियर पास करने पड़ते हैं, बैरियर क्लियर करने पड़ते हैं। सबसे पहला आप लिखेंगे ओरिएंटेशन बैरियर। क्या? ओरिएंटेशन बैरियर। देखिए मैं आपको समझाता हूं, आपको समझ आएगा ओरिएंटेशन बैरियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी अभी आपके सामने 2 ए के मॉलिक्यूल लिए, 2 ए लिए और 2 बी लिए और 2AB बनाया। ठीक है, तो यहां देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ए है एक और ये हमारे पास दूसरा ए है। अब साथ में ये एक बी है और ये एक बी देख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में कोलिजन होगी, ये हेड ऑन ओवरलैप करेगा, हेड ऑन ओवरलैप करेगा, इसका मतलब हेड ऑन कोलाइड करेगा। हेड ऑन कोलाइड करेगा तो हमारे पास ये देखिए एक ए और ये साथ में बी और साथ में दूसरा बी जुड़ जाएगा। मतलब एक कोलिजन हो रही है और अफेक्टिव कोलिजन हो रही है, जिस कोलिजन से हमारा ए और बी आपस में जुड़े और ए बी के 2 मॉलिक्यूल बना लिए। लेकिन अगर हमारे पास इसी तरीके से ये ए होता, ठीक है, और ये हमारे पास ए होता, ठीक है, और एक बी हमारे पास ऐसा होता और दूसरा बी हमारे पास ऐसा होता, तो आप क्या सोच सकते हैं यहां पे कोलिजन अफेक्टिव होगी? क्या आपको लग रहा है कि हमारा ए कहीं से जुड़ेगा, ए किसी के साथ, बी जुड़ेगा, पता नहीं किसके साथ जुड़ेगा, सेंटर में जुड़ेगा, हेड ऑन कोलाइड नहीं हो रहा, तो ये वाली कोलिजन नॉन इफेक्टिव कोलिजन है। या आप ऐसा खुद देख लीजिए, हमारे पास ये एक ए है, ये दूसरा ए है और हमारे पास एक ये बी है, ये हमारे पास दूसरा बी है। ठीक है, अब ये ए और ये बी आपस में तो जुड़ेंगे, लेकिन क्या ये ए और ये बी आपस में जुड़ सकते हैं? तो नहीं जुड़ सकते। तो ये वाली कोलिजन भी हमारी नॉन इफेक्टिव है, ये वाली कोलिजन भी हमारी नॉन इफेक्टिव है, लेकिन ये कोलिजन हमारी अफेक्टिव है। तभी हम कह रहे थे कि कोलिजन तो होती हैं, मैक्सिमम कोलिजन होती हैं, लेकिन सारी की सारी कोलिजन अफेक्टिव नहीं होती। मैं तभी बार बार आपको कह रहा था कि सारे के सारे मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कोलाइड तो करते हैं, लेकिन सारे के सारे कोलिजन कोलाइड करके जो प्रोडक्ट बनता है, सारे के सारे कोलाइड करके प्रोडक्ट नहीं बनाते। ठीक है, तो तभी मैं आपको डिस्कस कर रहा था इस चीज पे, इस चीज पे गौर कीजिए। मैंने जो आपको बार बार कहा है कि जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं मैक्सिमम कोलाइड करते हैं, लेकिन सारी
सारी की सारी कोलिजन हमारी इफेक्टिव नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होती हैं जो हमें प्रोडक्ट देती हैं और सारी की सारी कोलिजन हमें प्रोडक्ट नहीं दे पाती हैं, ठीक है। तो एक बैरियर हमारा इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्लियर हुआ, ओरिएंटेशन बैरियर। अब दूसरा बैरियर हम डिस्कस करने वाले हैं और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बी पार्ट आप लिखेंगे। दूसरा बैरियर जो हमारा है वो आप लिखेंगे, वो है हमारा एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे, एनर्जी बैरियर क्या है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे एनर्जी बैरियर का इफेक्टिव कोलिजन के लिए। सेकंड पॉइंट है एनर्जी बैरियर इफेक्टिव कोलिजन के लिए। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया ओरिएंटेशन का, ओरिएंटेशन अच्छी होगी, हेड ऑन कोलाइड करेंगे तो हमारा कोलिजन हो सकती है, हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। सेकंड है एनर्जी बैरियर। देखिए दो चीजें आप आराम से समझिए, यहां पे दो चीजें आपको मैं डिटेल में बताता हूं। यहां पे एक हम ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, एक हम ये ग्राफ ड्रा कर रहे हैं, क्लियर है। इस तरफ हम लेंगे एनर्जी, इस तरफ हम लेंगे एनर्जी, ये हम ले रहे हैं एनर्जी, और इस तरफ भी आप मानिए ये एनर्जी ही है, और इस तरफ हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो रही है आगे की तरफ, रिएक्शन कोऑर्डिनेट लेंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्लियर है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब हम ले रहे हैं यहां इस पॉइंट पे रिएक्टेंट और हम ले रहे हैं इस पॉइंट पे प्रोडक्ट, ओके। हम यहां ले रहे हैं इस पॉइंट पे रिएक्टेंट और हम यहां नीचे ले रहे हैं इस पॉइंट पे प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं आपके सामने और मैं ये देखिए मैं ये ग्राफ बना रहा हूं ये, और इस केस में भी मैं ऐसा ही ग्राफ ड्रा कर रहा हूं और ये है हमारा ये ग्राफ, ठीक है। थोड़ा सा मैं एनर्जी की एक्सिस को थोड़ा बड़ा करता हूं। अच्छा, अब आपको क्लियर होगा। देखिए समझिए दो रिएक्शंस हैं आपके सामने, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और फिर आगे जाके प्रोडक्ट बनाया, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और फिर आगे जाके प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लास 11th में इस चीज को बड़े अच्छे से पढ़ा था। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें ओवरऑल हीट हमारी एब्जॉर्ब हो, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें ओवरऑल हीट हमारी इवॉल्व हो। आप खुद सोच सकते हैं कि रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम हुई है, इसका मतलब प्रोडक्ट ने कुछ एनर्जी लॉस की है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस रिएक्शन में हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, दैट्स व्हाई ये वाली रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हुआ आपको? ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ बनाया। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब हुई होगी तभी प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। तो ये रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ हुआ। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ग्राफ मैंने अलग अलग बनाया है, ये क्लास 11th में भी आपने थर्मोडायनामिक्स में डिस्कस किया होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा चलिए अब देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। दोनों केसेस में आप देखेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है। क्या एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है, जरा सोचिए। ये एक पहाड़ी है, इस पहाड़ की चोटी के इस तरफ यहां पे है आपका घर, ये है आपका घर ए। आपको अपने दोस्त के घर बी के पास जाना है, ठीक है, और जाएंगे कैसे? जब तक आप ये पहाड़ी की चोटी क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप अपने दोस्त बी के घर नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब आपको ये पहाड़ी की चोटी क्रॉस करनी है, इस पहाड़ को क्रॉस करके आपको अपने दोस्त के घर पहुंचना है। यहां भी वही हो रहा है, यहां ए ऊपर बी नीचे, ये वाला केस देख लीजिए। आपको देखिए यहां रिएक्टेंट को इतना, ये रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी है, इसके पास अपने पास लेट करते हैं 10 रुपए हैं, ठीक है, इसके पास अपने पास 10 रुपए हैं, इसे चाहिए यहां 50 रुपए हैं, ठीक है, यहां मान लीजिए इसे चाहिए और कितने 40 रुपए। 10 रुपए इसके पास थे, 40 रुपए और चाहिए, तभी तो 50 रुपए होंगे, तभी वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यही जो एक्स्ट्रा इसे चाहिए इसी को बोलते हैं एनर्जी का बैरियर।
अपने पास तो थे, चलो ठीक है, लेकिन और एक्स्ट्रा चाहिए यहां तक पहुंचने के लिए, एक्स्ट्रा मिलेंगे तभी ये यहां से नीचे आएगा और प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। दैट इज नोन एज एनर्जी बैरियर। आपको अपने दोस्त के घर जाना है, पहाड़ी की चोटी क्रॉस करनी है, तभी आप दोस्त के पास पहुंच सकते हैं, वो आपके लिए आपका एनर्जी बैरियर होगा। क्लियर हुआ आपको? एनर्जी बैरियर क्या है? एनर्जी बैरियर एक ऐसा बैरियर है, आप मान सकते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी का एक बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है। एनर्जी रिएक्टेंट की इतनी थी, अब उसको अपनी एनर्जी बढ़ानी है और मैक्सिमम लेके जानी है। दैट स्टेज इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन स्टेट? ट्रांजिशन स्टेट का क्या मतलब है? मतलब ये ऐसी स्टेट है जहां से बदलाव होना शुरू हो जाएगा। रिएक्टेंट यहां तक पहुंचा, इसके बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, बदलाव होना शुरू हो जाएगा। दैट्स व्हाई ट्रांजिशन वर्ड यूज किया। अब एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड बाय द रिएक्टेंट, अपने पास 10 रुपए थे, एक्स्ट्रा चाहिए 40 रुपए। एक्स्ट्रा एनर्जी नीडेड बाय द रिएक्टेंट to react and form product is known as एक्टिवेशन एनर्जी। उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब हमारी यहां से यहां तक जो एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं और उसे मैं रिप्रेजेंट E से कर रहा हूं। आपको क्लियर है? ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, टोटल एनर्जी यहां से लेके यहां तक देख लीजिए, इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? थ्रेशहोल्ड, ET, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। मैं यहां लिख रहा हूं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए या ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होगी जरा बता सकते हैं आप? एक्टिवेशन एनर्जी हमारी, देखिए एक्टिवेशन एनर्जी हमारी ये है हमारी थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी थ्रेशहोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का माइनस होगा। देखिए सब्सट्रैक्ट कीजिए, टोटल एनर्जी है थ्रेशहोल्ड एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी सिर्फ इतनी है, ये लिख सकते हैं आप ER, रिएक्टेंट की एनर्जी। तो माइनस करेंगे आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहां तक हमने एनर्जी बैरियर डिस्कस किया कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी का एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। दैट बैरियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर करनी पड़ती है या उससे बढ़ानी पड़ती है, तभी ट्रांजिशन आएगा, तभी बदलाव आएगा, तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और तभी हमारी कोलिजन इफेक्टिव हो सकती है। यह था हमारा सेकंड कंसेप्ट एनर्जी बैरियर का। क्लियर हुआ आपको? तो एनर्जी बैरियर भी हमने डिस्कस किया, चाहे आप ये एनर्जी बैरियर इन टर्म ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखिए, चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए। क्लियर हुआ? अच्छा, कोलिजन थ्योरी से एक ग्राफ बनाया। अब इसके बाद हमने वो ग्राफ में आपके सामने बनाने वाला हूं, जरा देखिए। कोलिजन थ्योरी से एक ग्राफ बनाने वाला हूं मैं आपके सामने, और ये है हमारा ग्राफ। थोड़ा समझिए इस ग्राफ को, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये एक ग्राफ बनाने वाला हूं मैं आपके सामने, ये कोलिजन थ्योरी से मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब जरा देखिए ग्राफ क्या है। ग्राफ इस तरीके से बन रहा है हमारे पास, यह है हमारे पास ग्राफ, और इस तरफ आप लिखेंगे फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस तरफ आप लिखेंगे फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इस तरफ आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, इस तरफ आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यहां ऊपर जाएंगे फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। आराम से समझने की कोशिश करेंगे, डिटेल में सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। लेट करते हैं हमारे यहां पे काइनेटिक एनर्जी इतनी है और हमारे फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। लेट किया, ओके, लेट करते हैं हमारे पास 0.1 फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी, और लेट करते हैं जी हमारे पास 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। 0.1 फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की 10 जूल काइनेटिक एनर्जी है, ओके।
लेट करते हैं हमारे पास ये सेकंड स्टेप है, तो हम करते हैं जी 0.2 जो फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 20 जूल है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास 0.3 फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 30 जूल है। इसी तरीके से ये स्टेज ले आइए आप, ठीक है, बार बार आपको पता चल रहा होगा कि क्या सर कर रहे हैं। अब यहां पे ले आइए, हम कहते हैं जी हमारे पास 0.6 फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है? हम बोल सकते हैं जी उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 55 जूल है। ओके, अब जरा ये स्टेज ले आइए, इस स्टेज को देखिए, जरा इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को आप देख के बोल सकते हैं कि सर 0.55 फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 65 जूल के बराबर आई। अच्छा, ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट को आप देख के बोल सकते हैं कि हमारे पास सर 0.32 फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी 70 जूल के आगे। लेट करते हैं कि ये स्टेज हमारी है एक्टिवेशन एनर्जी वाली स्टेज। इसके आगे जितने एनर्जी बढ़ रही है ना बच्चे, इसके आगे जितनी भी एनर्जी है बस वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है रिएक्टेंट को, ठीक है, तो इसके आगे एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई थी, इसके आगे एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई है। जरा देखिए, आप खुद सोचिए कि इसके आगे प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई थी। आप जरा सोचेंगे, यहां पे एक बार अपना माइंड यूज करेंगे और ये बताएंगे कि इस स्टेज पे कितने फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हैं? आप आराम से बोल सकते हैं सर 0.18 मॉलिक्यूल का फ्रिक्शन ही है जिनकी एनर्जी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। ठीक है, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, एक बार माइंड लगाइए। मतलब बहुत कम फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मतलब बहुत कम मॉलिक्यूल हैं, बहुत ही कम मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। और जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है मतलब वही मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट बना सकते हैं, बिकॉज वही मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं, बिकॉज वही मॉलिक्यूल ने एनर्जी का बैरियर क्रॉस किया है। इसका मतलब ये कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल का फ्रिक्शन, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल का फ्रिक्शन ये बेसलेस था। ये आप इनका जो एनर्जी था, इनकी जो एनर्जी थी वो बड़ी कम थी, वो एनर्जी बैरियर उन्होंने क्रॉस ही नहीं किया था। ठीक है, आप ये मत सोचिए यहां पे सबसे ज्यादा कोलिजन हो रही है या सबसे ज्यादा एनर्जी है। ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी, ये फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। ये इस तरफ ऊंचा ऊपर जा रहे हैं, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं। आप यहां से ये सोच सकते हैं कि सब 0.6 सबसे ज्यादा फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास 55 जूल एनर्जी है। ये आप बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकते आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी है इनके पास। इनके पास एनर्जी 55 जूल है, कम है। आगे देखिए एनर्जी बढ़ रही है और इतने बड़े कम मॉलिक्यूल हैं जिनके पास हमारी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। और यही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और इन्हीं मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया किससे? उसी को हमने रिप्रेजेंट किया माइनस EA अपॉन RT से। मैं आपको दोबारा से बताने वाला हूं, देखिए क्या चीज है। मैं यहां पे लिखूंगा आपके सामने दोबारा से। मैं लिखता हूं फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो वाला फ्रिक्शन मॉलिक्यूल का विच क्रॉस एनर्जी बैरियर, जिन्होंने एनर्जी बैरियर क्रॉस किया। कौन सा एनर्जी बैरियर? एक्टिवेशन एनर्जी का एनर्जी बैरियर क्रॉस किया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे। देखिए टेम्परेचर के बढ़ाने से एनर्जी बैरियर जो हमारा फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी चेंज हो जाएगा। कैसे? जरा देखेंगे। मैं करता हूं, लेट करते हैं ये हमारा टेम्परेचर T1 के लिए था। मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं। मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, आप देखिए जरा एक बार, टेम्परेचर के बढ़ाने से एक बार फील कीजिए, टेम्परेचर के बढ़ाने से, ये T2 की बात चल रही है। टेम्परेचर के बढ़ाने से आप खुद सोच सकते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से ये देखिए मॉलिक्यूल भी बढ़ गए हैं, मॉलिक्यूल भी बढ़ गए हैं। कितना फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया है? ये देखिए 1.8 था, अब जरा लगा लो अंदाजा कि 1.8 से कितना ज्यादा बढ़ गया फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, 3 पहुंच गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ जाते हैं, मतलब ज्यादा कोलिजन होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच क्रॉस एनर्जी बैरियर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो कितने हैं? E
ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये देखा गया कि इतने मॉलिक्यूल हैं, इतने ही मॉलिक्यूल हैं जो के एनर्जी बैरियर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। जितने मतलब जितने के पास ये वाली एनर्जी होगी, ठीक है, वही हमारी मतलब प्रोडक्ट बनाएंगे या वही हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस कर पाएंगे। क्लियर हुआ आपको यहां तक? तो ये कहां से आया, ये यहां से आया। अब देखिए जितना ये ज्यादा होगा, आपको देखिए जितना ये ज्यादा, ये देखिए कम था, अब ये ज्यादा हो गया। जितना ये ज्यादा होगा उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, और उतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उतना रेट ज्यादा होगा, तो उतना रेट कांस्टेंट ज्यादा होने वाला है ना, ठीक है। जितना ये ज्यादा होगा, ये इतना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल था, अब ये कम था, अब ये ज्यादा हो गया, अब टेंपरेचर T2 पे ये ज्यादा हो गया। जितना ये ज्यादा होगा ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, जितना ये ज्यादा होगा उतना रेट ज्यादा, तो उतना रेट कांस्टेंट ज्यादा। तो हम लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, लिख सकते हैं आप। अब रेट को आपने ऐसा लिखा तो रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट के, तो आप लिख सकते हैं रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, ई ए माइनस अपॉन आर, ठीक है। तो के यहां से रेट कांस्टेंट ये हो गया ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाइए, अर्हीनियस कांस्टेंट लगाइए ए इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां से आई थी हमारी अर्हीनियस इक्वेशन। क्लियर हुआ आपको? ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो कि एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर क्रॉस किया है। जितने ये ज्यादा होंगे उतना रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, उतना हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, दैट इज रेट इज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट को लगाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के, तो हमारे पास अर्हीनियस इक्वेशन आई। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अर्हीनियस इक्वेशन। तो आइए मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं हम अर्हीनियस इक्वेशन की। मैथमेटिकल फॉर्म हमारे अर्हीनियस इक्वेशन की क्या है? ठीक है, चलिए हमने अर्हीनियस इक्वेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। वो हमारा क्या है अर्हीनियस इक्वेशन? वो थी के इज इक्वल टू ए इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये थी हमारी अर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये आपको क्लियर है, आपकी अर्हीनियस इक्वेशन है। चलिए अब ये अर्हीनियस इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, यहां इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखनी, हमें देखना है कि अर्हीनियस इक्वेशन ने हमें बताया क्या है, उसी चीज को हमने देखना है यहां पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसको आगे बढ़ाते हैं, हम लिखते हैं टेकिंग, लिखिए टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड, तो आपने नेचुरल लॉग लेना है बोथ साइड। आप लिखेंगे एल एन के इज इक्वल टू एल एन, नेचुरल लॉग लिया, एल एन नेचुरल लॉग होता है ए इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर है? अच्छा, नेचुरल लॉग ले लिया। अब ये हमारा है लॉग, देखिए नेचुरल लॉग, लॉग ए इंटू लॉग बी, और लॉग ए इंटू लॉग बी याद रखिए क्या है, ऐसा लिख लेना कहीं साइड में, बिकॉज लॉग एम इंटू एन। ठीक है, लॉग एम इंटू एन किसके बराबर होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन के बराबर होता है। ठीक है, तो लॉग ए इंटू बी है, तो आप उसको लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। तो आप आराम से लिखेंगे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस एल एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है? अब देखिए एल एन का मतलब क्या है, ये भी आप जानिए। एल एन का मतलब है लॉग बेस ई। ठीक है, एल एन का मतलब लॉग बेस ई है, एल एन जहां भी है वो लॉग बेस ई है। ठीक है, ओके, मतलब यहां एल एन के है, तो एल एन के का मतलब क्या होगा? एल एन के का मतलब है लॉग के टू द बेस ई। क्लियर है? ये चीज भी आप थोड़ी थोड़ी अपने माइंड में रखेंगे। ओके, अब यहां हम लिखेंगे एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए। अब ये पीछे ले आइए तो आएगा ना माइनस ई ए अपॉन आर टी, लॉग एल एन ई है, तो एल एन ई का मतलब क्या होगा? लॉग ई टू द बेस ई।
क्लियर है? बिकॉज अभी बोला ना एल एन के क्या है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एल एन ई का मतलब है log e टू द बेस ई। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे। अब यहां से हम लिख सकते हैं एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस log e टू द बेस ई किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो माइनस ई ए अपॉन आर टी आया। ठीक है, ये हमारी एक फॉर्म देख लीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसी को हम एल एन को लॉग में कन्वर्ट करें तो हम लिख सकते हैं log k टू द बेस e इज इक्वल टू log a टू द बेस e माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज ऑल्सो द फॉर्म। ठीक है, ये भी एक फॉर्म है हमारी, देख लीजिए ये भी एक टर्म है हमारी। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं बिकॉज करके, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। log e टू द बेस c किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, और यहां तक क्लियर है आपको? आइए हम देखते हैं कि हम इस इक्वेशन से क्या मालूम कर सकते हैं। हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं आपके सामने और यहां से हम देखते हैं किस किस के बीच में हमारे पास ग्राफ ड्रा होने वाला है। तो हम एक ग्राफ ड्रा कर रहे हैं आपके सामने, देखेंगे जरा। अब ये चीज है, इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप देखेंगे जरा, इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर, टी नीचे है तो 1 अपॉन टी प्लस एल एन ए। लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। हमारा ये y है, हमारा ये m है, हमारा ये x है और हमारा ये c है। क्लियर है? y एक्सिस पे क्या है? एल एन के। तो y एक्सिस पे आपको नेचुरल लॉग k लिखना है। x एक्सिस पे क्या है? 1 अपॉन टी। x एक्सिस पे आपको 1 अपॉन टी लिखना है। दिस इज y इंटरसेप्ट एल एन ए। दिस इज एम एम स्लोप। स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप कैसा होता है बच्चे? नेगेटिव स्लोप तो ऐसा होता है, तो ये बन गया नेगेटिव स्लोप। ठीक है, और स्लोप किसके बराबर है? स्लोप हम जानते हैं, लेट द एंगल बी थीटा, टेन थीटा लिखेंगे और किसके बराबर है? माइनस ई ए अपॉन आर। ठीक है, अब ये हमारा y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट क्या है यहां पे? एल एन ए। तो ये है हमारा एल एन ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? एल एन ए। ठीक है, ये हमारा बना एक ग्राफ। अब इस ग्राफ से हम क्या पता कर सकते हैं? इस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं अपना एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे, डिफरेंट रेट, हम देखिए डिफरेंट वैल्यूज रेट कांस्टेंट की पता कर सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यूज रेट कांस्टेंट की पता करेंगे। उसके बाद हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, जैसे ये हमने आपके सामने ग्राफ ड्रा किया ना। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट पता करेंगे डिफरेंट टेम्परेचर पे और एक ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के बाद हमने स्लोप देखना है, स्लोप को हमने माइनस ई ए अपॉन आर के इक्वेट करना है, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी पता चल जाएगी। आराम से हमें एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हो जाएगी। मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा इसके बाद, देखेंगे आप जरा। ठीक है, फिलहाल आप ये देखिए, अब डिफरेंट रेट कांस्टेंट है तो डिफरेंट टेम्परेचर है, तो थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो आप जरा देखिए, इस इक्वेशन को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम आपके सामने। चलिए, इस इक्वेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे हम आपके सामने। लिखिए, इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इफ द values of rate constant at temperature T1 and T2, टेम्परेचर T1 and T2 पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? R, K1 and K2। ठीक है, देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा जरा वो देखेंगे आप। ठीक है, इस चीज को जरा गौर कीजिए। जब रेट कांस्टेंट K1 है, एल एन K1 इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर, और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है हमारे पास T1। आप मानिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब हमारा रेट कांस्टेंट K1 था तब टेम्परेचर T1 है। ओके, अब जब रेट कांस्टेंट 2 होगा तो एल एन K2 इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर T2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर हुआ?
अब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्टिंग लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। लिखिए सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्सट्रैक्ट किया, हमें क्या मिला, ठीक है। तो लिखेंगे ln_k2 माइनस ln_k1 इज इक्वल टू माइनस EA, ठीक है, माइनस EA अपॉन R T2 माइनस करेंगे और ये है माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है। देखिए ln_k2 माइनस ln_k1, ठीक है, ये है माइनस में EA अपॉन RT2, फिर माइनस करेंगे और उसके साथ भी अपना माइनस है तो माइनस EA अपॉन RT1, ठीक है। अच्छा, ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है ln_k2 अपॉन K1, ठीक है, लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अब देखिए इसे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो इसे ले आएगी पीछे, EA प्लस में EA अपॉन RT1, अच्छा ये माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा EA अपॉन RT2, क्लियर है। अब इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ln_k2 अपॉन K1, ठीक है। अब यहां पे कॉमन क्या है, EA अपॉन R, तो EA अपॉन R कॉमन है, उसे बाहर ले लीजिए, बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्लियर है, ये हमारे पास बच रहा है। अच्छा, अब यह है हमारे पास नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में हमने कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ये भी आपने देखा है कि नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बड़े आराम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपको पता होगा। देखिए हमारे पास अगर लेट करते हैं, ये हमारे पास लॉग k टू द बेस e है, ओके, लॉग k टू द बेस e है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास नेचुरल लॉग लिख लीजिए, आप नेचुरल लॉग ले लीजिए, नेचुरल लॉग k है, नेचुरल लॉग k है तो इसको टू द बेस e कर लीजिए। इसको हमने कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो कॉमन लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2303 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास कॉमन लॉग बन जाएगा, ठीक है, कॉमन लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने 2303 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, हम नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इसके बाद लिखना है कन्वर्टिंग इनटू कॉमन लॉग, कन्वर्टिंग नेचुरल लॉग इनटू कॉमन लॉग। तो ये हमारा नेचुरल लॉग था, 2303 से कीजिए मल्टीप्लाई, तो 2303 कॉमन लॉग है, लॉग LOG लॉग K2 अपॉन K1 किसके बराबर है, EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, क्लियर है, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अच्छा, इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ये आगे चला गया डिवाइड में आ जाएगा, EA अपॉन 2303 R, ये है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। अब इसी चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2303 और अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम विच वी कैन कन्वर्ट, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए, द नोइंग द वैल्यू दो रेट कांस्टेंट, दस नोइंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 वी कैन कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने पहले ही कहा था कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर पे डिफरेंट रेट कांस्टेंट पता चलेगा, या डिफरेंट रेट कांस्टेंट पता चलेगा डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर पे, तो वहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है एक इक्वेशन जहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो यहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वैलिडिटी हमारी इक्वेशन की, जो इससे पहले भी मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया था, लेकिन वो नेचुरल लॉग का ग्राफ था। अगर उसी ग्राफ को मैं कॉमन लॉग में बनाऊं तो मैं कैसे बना सकता हूं, बस कोई फर्क नहीं है, आपको 2303 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने ये डिस्कस कर लिया है ln k किसके बराबर है, ln A माइनस EA अपॉन
RT इसके बराबर है। अब अगर नेचुरल लॉग है तो इसे कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है, तो कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a, ठीक है, माइनस EA अपॉन RT, ठीक है, क्लियर है। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर लो 2.303 से, तो क्या बनेगा आपके पास, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये है हमारे पास इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे अपना, जो हमने इससे पहले भी एक ग्राफ ड्रा किया था। अब इसी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, log k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T प्लस log A लिख सकते हैं ना बच्चे। दिस इज अवर y, दिस इज y हो गया ना, क्लियर, ठीक है। दिस इज अवर m, दिस इज अवर x और दिस इज अवर c। y एक्सिस पे क्या है आप जरा बोल सकते हैं, y एक्सिस पे हमारा log k है, y x एक्सिस पे क्या है 1 अपॉन टी, पहले भी ऐसा था। स्लोप देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप ऐसा होता है, ये है हमारा नेगेटिव स्लोप। अच्छा, ये y इंटरसेप्ट किसके बराबर है, ये है log a के बराबर, पहले भी log a के बराबर था, आज भी log a के बराबर है अभी भी, ठीक है। हमारा y इंटरसेप्ट, हमारा स्लोप देखिए, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप किसके बराबर है, EA अपॉन 2.303 R, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप आराम से स्लोप पता कीजिए और डिफरेंट रेट कांस्टेंट पता कीजिए डिफरेंट टेम्परेचर पे, और स्लोप देखिए अलग अलग स्लोप बनेगा, और स्लोप से आप क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी पता कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ग्राफ बना, जिस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नहीं क्लियर तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जिस क्वेश्चन से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ग्राफ आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, एक क्लियरिटी आ जाएगी। मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके सामने। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ये एक ग्राफ है। इस एक्सिस पे वो हमें दे रहा है log k टू द बेस 10, और इस एक्सिस पे वो हमें दे रहा है टेम्परेचर 1 अपॉन T, और हमें वो ग्राफ दे रहा है ऐसा नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ, ठीक है। और उसने हमें एंगल दिया ये वाला 60 डिग्री, ठीक है। और हमें कह रहा है आप फाइंड कीजिए एक्टिवेशन एनर्जी को, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि अर्हेनियस इक्वेशन हमें एक्टिवेशन एनर्जी बताती है। अब ये log और 1 अपॉन टी का जो ग्राफ है, डेफिनेटली ये एक्टिवेशन एनर्जी ही बताएगा, और अर्हेनियस इक्वेशन का ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां से हम एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारा जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है tan थीटा, ठीक है। और यहां पे थीटा क्या है, tan थीटा क्या है, थीटा जरा बताएंगे, थीटा यहां पे क्या, थीटा क्या 60 डिग्री है, नहीं, थीटा यहां पे है वो वाला एंगल जो कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ बने, ठीक है, बाहर वाली की तरफ बने, थीटा पॉजिटिव एक्सिस के साथ बने, तो यहां थीटा हमारा 120 डिग्री है, ना कि 60 डिग्री, तो थीटा आप लिखेंगे 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा, वो किसके बराबर है, ये हमारा किसके बराबर है, EA अपॉन 2.303 R, यही है ना, आपने अब ये भी कैलकुलेट किया, स्लोप हमारा EA अपॉन 2.303 R के बराबर। अगर आपको नहीं याद 2 मिनट वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, आप क्लियर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब tan 120 डिग्री किसके बराबर होता है, वो होता है -√3 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। अब यहां से EA निकाल सकते हैं, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो EA किसके बराबर है, EA इज इक्वल टू √3 इंटू 2.303, और R की वैल्यू भी आप जानते हैं वो क्या होती है, 8.314। आप इन सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे, आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी सामने निकल के आएगी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी कहां से निकली, एक्टिवेशन एनर्जी अर्हेनियस इक्वेशन से निकली। हमारी रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर की वैल्यूज डिफरेंट लगाएंगे तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी और स्लोप से हमें एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट कंसेप्ट, हमारा कंप्लीट लेक्चर अर्हेनियस इक्वेशन की मैथमेटिकल टर्म्स पे। यहां हमारा यूनिट खत्म होता है केमिकल काइनेटिक्स का। कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो आप यहां कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी क्वेरीज या क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नोट्स
आपके अपलोड हो रहे हैं कंटिन्यू पेज के ऊपर, लर्न केमिस्ट्री विद मी इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। आप वहां जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए अपनी नोटबुक के ऊपर। आप आराम से वहां पे देख सकते हैं सारे के सारे नोट्स। इसके बाद हम शुरू करेंगे, मे बी शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करें, या हम कहें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर डिस्कस करेंगे, शायद डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।